हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 11 है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसका टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है उसके बारे में, और फिर हम बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे और उसके दोनों टाइप्स की बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच ए से। ए स्टैंड्स फॉर एटोमाइजेशन। क्या होता है ये? तो देखिए, जब कभी भी आप एटोमाइजेशन की बात कर रहे हो तो बेसिकली आप जो कोई मॉलिक्यूल है उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, और वो भी फ्री स्टेट में। और फ्री स्टेट कौन सी होती है? गैसियस स्टेट में। तो आप जब कभी भी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में गैसियस फेज में जब कन्वर्ट कर दोगे, उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहा जाता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन द गैसियस फेज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी वो एंथैल्पी चेंज जो होता है कन्वर्जन के दौरान। कन्वर्जन कौन सा? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में और गैसियस फेज में। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, फिर हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होते हैं और उनके बीच में आइदर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें 2 एटम हैं और उनके बीच में कोई भी टाइप का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आती है वो हमेशा बॉन्ड एंथैल्पी के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे? फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिया H2 गैस, राइट? तो इसका 1 मोल मॉलिक्यूल लिया। अब हमें पता है ये कौन है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है। हम क्या कर रहे हैं? इसको कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और गैसियस स्टेट में लेके आ रहे हैं। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। अब क्योंकि ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और इसके अंदर दोनों एटम्स के बीच में 1 मोल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स गैसियस फेज में लाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल को जब आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट करोगे तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी है और वो बॉन्ड एंथैल्पी भी है। क्यों? क्योंकि वहां पे 1 मोल ऑफ बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स गैसियस फेज में मिल रहे हैं, राइट? तो बॉन्ड एंथैल्पी भी है ये, और ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? 435.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें 2 से ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे। इट कैन बी 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर, लेकिन 2 नहीं होंगे। 2 होंगे तो फिर वो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो बॉन्ड एंथैल्पी के इक्वल नहीं आती है। वहां पे हम एक नया टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो यहां पे यही बात कही गई है। फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज नॉट इक्वल टू द बॉन्ड एंथैल्पी, सो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज यूज्ड। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी के इक्वल नहीं आती, इसलिए वहां पर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का यूज किया जाता है। अब हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का। जैसे हमने लिया मैथेन CH4, यहां पे 5 एटम्स हैं, पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया एक तरह से ये।
और आप इसके 1 मोल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कार्बन गैसियस स्टेट प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स इन गैसियस स्टेट। और इस दौरान जब आपने 1 मोल ऑफ मीथेन को कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट किया गैसियस स्टेट में, तो जो एंथैल्पी चेंज हुआ उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो कि यहां पे मीथेन के केस में आता है 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहां पे तीसरी जो स्पेशल बात ध्यान रखनी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए, वो ये है कि जनरली जब आप मेटल्स के लिए बात करते हो तो मेटल्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, कि जो मेटल्स डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर फेज में आ गए, गैसियस स्टेट में आ गए, तो उनके लिए जो मेटल्स जो हम यूज कर रहे हैं उनके लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो यूज कर रहे हैं वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के इक्वल होता है। तो मेटल्स के लिए जो आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यूज करोगे वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मेटल तो ऑलरेडी एटम है, इसको एटम्स को फिर से फर्दर गैसियस स्टेट में एटम में कैसे कन्वर्ट करें। तो एक्चुअली मेटल्स जो एटम हैं वो सॉलिड स्टेट में है, उनको आप गैसियस स्टेट के एटम्स में लेके आ रहे हो, वो प्रोसेस में एक्चुअली हो क्या रहा है, सब्लिमेशन। वहां पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आती है, वही एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मेटल के लिए जो होती है वो मेटल के एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के इक्वल होती है। ठीक है, बट ये सिर्फ किसके लिए ध्यान रखना है, मेटल्स के लिए। तो क्या कहेंगे, फॉर मेटल्स द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेटल्स के लिए जो सब्लिमेशन की एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम जैसे एग्जांपल लें, सोडियम सॉलिड लिया आपने 1 मोल, इसको कन्वर्ट कर दिया सोडियम गैसियस में। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज हुआ उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे, क्योंकि सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोलेंगे। और सोडियम के केस में कितना आता है, 108.4 किलो जूल पर मोल। ओके, तो आपने 3 बातें यहां पे नोट की। पहली बात, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी के इक्वल होता है। दूसरी बात, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बॉन्ड एंथैल्पी के इक्वल नहीं होता है, इसलिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का यूज किया जाता है। और तीसरी बात कि मेटल्स के लिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के इक्वल होता है। ठीक है, और इन तीनों बातों को आपने अलग अलग एग्जांपल से समझा और यहां पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच बॉन्ड से। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप का होता है ये। एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और दूसरा होता है मीन बॉन्ड एंथैल्पी और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहां से ही आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं, 2 अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं। एक होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो कि सिंपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाएगा, और एक होगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी, जो 2 से ज्यादा एटम्स जहां होंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए उसे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने कहा, इट इज यूज्ड फॉर द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का यूज हम किसके लिए करते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उन 2 एटम्स में आइदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो सकता है। राइट, बॉन्ड हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम एटम्स स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 2 एटम्स ही उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, इसलिए वो क्या कहा गया, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगर बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कहेंगे, तो हमने जैसे भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के दौरान बताया कि जब कभी भी आप किसी कंपाउंड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करते हो और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आइसोलेटेड एटम्स गैसियस फेज में ऑब्टेन करते हो, तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। और क्योंकि आप डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसे कहेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द कोवेलेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म द आइसोलेटेड एटम्स इन द गैसियस फेज इज कॉल्ड एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी वो एंथैल्पी चेंज जो कि होता है ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के दौरान।
जो प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। और उससे क्या होगा, उससे आइसोलेटेड एटम्स बनेंगे, फ्री एटम्स बनेंगे गैसियस फेज में, और इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसा मैंने पहले भी बता दिया है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में, फिर से उसी कंसेप्ट को रिपीट कर देते हैं। फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इज सेम एज दैट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं उसी एग्जाम्पल की जो हमने एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में पढ़ा था, H2 गैस, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 2H गैस में, और H2 गैस के अंदर दोनों हाइड्रोजन एटम में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहां पे 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जिसको आप ब्रेक कर रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आइसोलेटेड एटम्स गैसियस फेज में ऑब्टेन कर रहे हो। तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। और ये जो आंसर आया हाइड्रोजन के केस में वो कितना आएगा, 435.8 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा प्लस में आएगी, क्योंकि आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी। सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा और एंथैल्पी चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 2, जहां पे हम बात कर रहे हैं क्लोरीन गैस कन्वर्टिंग इनटू 2 क्लोरीन गैसियस एटम। तो क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट हो रहा है 2 क्लोरीन गैसियस एटम्स में। दोनों क्लोरीन एटम जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके अंदर 1 मोल ऑफ सिंगल बॉन्ड, 1 मोल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और उसको आप ब्रेक कर रहे हो और वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोरीन एटम्स गैसियस फेज में ऑब्टेन कर रहे हो। और इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे आप एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो। और क्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में ये आंसर आता है 242 किलो जूल पर मोल, राइट। तो इस जैसे हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, सेम वो भी ऐसा ही है। यहां पे भी 1 मोल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, क्लोरीन के अंदर भी 1 मोल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए, बट दोनों ही आंसर प्लस में है, दोनों में ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस की। डायटोमिक मॉलिक्यूल है O2 गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है 2 ऑक्सीजन गैसियस एटम, नेसेंट ऑक्सीजन गैसियस एटम यहां पे मिल रहे हैं। लेकिन यहां पे जो कमाल की बात क्या है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, O2 मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखो, चाहे स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, 1 मोल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, या 1 मोल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, 1 मोल बॉन्ड ही होना चाहिए। ओके, यहां पे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 1 मोल सिग्मा बॉन्ड हो या 1 मोल पाई बॉन्ड हो, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो। इट कैन बी सिंगल बॉन्ड, जैसा कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन वाले एग्जांपल में देखा। इट कैन बी डबल बॉन्ड, जो कि हम ऑक्सीजन वाले एग्जांपल में देख रहे हैं। तो यहां पे 1 मोल ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो दोनों ऑक्सीजन एटम के अंदर प्रेजेंट है O2 मॉलिक्यूल में, उसको आप ब्रेक कर रहे हो और ऑक्सीजन एटम्स गैसियस फेज में ऑब्टेन कर रहे हो। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी बोल सकते हैं, उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। और ऑक्सीजन के केस में ये वैल्यू आती है 428 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 4, N2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 2 नाइट्रोजन एटम्स इन गैसियस फेज। तो नाइट्रोजन गैस का जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है N2 गैस, उसके अंदर दोनों नाइट्रोजन एटम में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पे हम 1 मोल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं दोनों नाइट्रोजन एटम्स के अंदर जो प्रेजेंट है, और वहां से दोनों नाइट्रोजन एटम्स गैसियस फेज में ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के दौरान और दोनों नाइट्रोजन एटम गैसियस फेज में ऑब्टेन करने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी बोलते हैं, उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। और नाइट्रोजन के केस में जो ये वैल्यू आती है N2 गैस के लिए, वो है 946 किलो जूल पर मोल। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये वैल्यू इतनी हाई है, इसीलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है और ये इनर्ट मॉलिक्यूल की
कैटेगरी में आता है। ये इनर्ट रहता है, केमिकली लेस रिएक्टिव है, ये नॉन रिएक्टिव है, राइट। अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की है, हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की जब बात करेंगे तो वहां पे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का यूज किया जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हर बॉन्ड के लिए अलग अलग होगी। तो वही बात यहां पे कही गई है, इन द केस ऑफ polyatomic molecules bond dissociation enthalpy is different for different bonds within the same molecule। भाई हम polyatomic molecules के लिए ये bond dissociation enthalpy क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पे अलग अलग bonds के लिए अलग अलग bond dissociation enthalpy होती है within the same molecule, उसी एक molecule के अंदर। तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी bond enthalpy की हम बात कर रहे हैं? इसलिए वहां पे एवरेज bond enthalpy का यूज किया जाता है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, सो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर सच पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज यूज्ड। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी का जब हम एवरेज ले रहे हैं। देखो किसी भी एक कोवलेंट मॉलिक्यूल की बात करें जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कई सारे बॉन्ड्स हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हैं। उन सभी बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जो एंथैल्पी चेंज आएगा, उस एंथैल्पी चेंज का हम जब एवरेज लेंगे वो कहलाएगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। कंडीशन सेम है, वो हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं, आइसोलेटेड एटम्स ऑब्टेन कर रहे हैं, गैसियस फेज में कर रहे हैं, और उस दौरान जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स उस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट हैं, उनको ब्रेक करने के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है उसका एवरेज जब ले रहे हैं वो क्या कहलाता है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो हम कैसे डिफाइन कर देंगे इसको? तो हम कहेंगे द एवरेज ऑफ द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स present in 1 mole of a molecule and to obtain the isolated atoms in the gaseous phase is called as average और mean bond enthalpy। यानी कि जब हम एवरेज ऑफ एंथैल्पी चेंज की बात करें, जो कि होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो किसी 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए, और आइसोलेटेड एटम्स गैसियस फेज में ऑब्टेन करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, एवरेज और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। जैसा कि मैंने कहा, इट इज यूज्ड फॉर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। किसके लिए यूज किया जाता है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें कम से कम 2 बॉन्ड होने चाहिए, वो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं इसको, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं मैथेन का, जिसके अंदर 4 CH बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बॉन्ड लेंथ और एनर्जीज के हिसाब से तो वो सेम है, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से बेसिकली वो सेम है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी की जब हम बात करें, जब उन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इंडिविजुअल CH बॉन्ड को, तो जो बॉन्ड एनर्जी आएगी वो हर बार अलग अलग आएगी। हम ये काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो हर स्टेप में हम एक CH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और इंडिविजुअल CH बॉन्ड जो हर इंडिविजुअल स्टेप में ब्रेक होगा, उसके दौरान जो एंथैल्पी चेंज आएगा, उस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो अलग अलग होगी। उस दौरान फिर हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, और फिर हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये सारा प्रोसेस। तो हमने कहा, इन मैथेन ऑल द 4 CH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ। सबसे पहली बात हम क्या जानते हैं, मैथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उस वजह से क्या होता है, सारे जो CH बॉन्ड हैं, चारों के चारों जो CH बॉन्ड है वो आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन एनर्जी और जहां तक हम बात करें एनर्जी वाइज भी वो सेम है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम है तो एनर्जी भी सेम हम कैलकुलेट करेंगे। बट जब हम प्रैक्टिकल देखें, बट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंडिविजुअल CH बॉन्ड्स इन ईच सक्सेसिव स्टेप्स डिफर। भाई जब बॉन्ड लेंथ सेम है तो हमें कंसेप्ट दिमाग में यही आएगा कि एनर्जी भी सेम है, लेकिन जब हम सक्सेसिव स्टेप में उन इंडिविजुअल CH बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, तो उन CH बॉन्ड्स को ब्रेक करने के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो हर बार डिफरेंट आती है, जिससे समझ में आता है कि चारों CH बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी कंज्यूम हो रही है, रिक्वायर्ड है। इस दौरान हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। हम एक CH बॉन्ड से चारों CH बॉन्ड की एनर्जी को कंसीडर नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं पूरे प्रोसेस को।
देखिए सबसे पहले हमने लिया CH4 गैस। ये पहले स्टेप में यहाँ पे हम जब CH बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CH3 गैस और हाइड्रोजन गैसियस एटम अलग हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो बॉन्ड एंथैल्पी चेंज आया या जो फर्स्ट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप का जो एंथैल्पी चेंज आया वो है प्लस 427 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आता है सेकेंड स्टेप में जहां CH3 के अंदर जो CH बॉन्ड है प्रेजेंट उसको ब्रेक करेंगे, CH3 गैसियस को कन्वर्ट करेंगे CH2 गैसियस और H गैसियस में। ये सेकेंड रिएक्शन है तो एंथैल्पी चेंज सेकेंड रिएक्शन का कह दें, या बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर लें, वो कितना आएगा, वो आएगा प्लस 439 किलो जूल पर मोल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले स्टेप में 427 था, सेकेंड में 439 आया है। ये आंसर सेकेंड एंथैल्पी चेंज फर्स्ट एंथैल्पी चेंज से डिफरेंट है। अब बात करें थर्ड स्टेप की, जहां हमारे पास CH2 गैस ऑब्टेन्ड हो गया था सेकंड स्टेप में, उसको ब्रेक करेंगे, वहां पे CH बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां से मिल जाएगा हमको CH गैसियस प्लस H गैसियस। और थर्ड रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा, थर्ड स्टेप का जो बॉन्ड एंथैल्पी आएगा वो आता है 452 किलो जूल पर मोल। और इस बार जो प्लस 452 है ये सेकेंड और फर्स्ट स्टेप से अलग है, इनफैक्ट वैल्यू बढ़ रही है, सेम नहीं है। अब फोर्थ स्टेप की बात करें, जहां हमारे पास थर्ड स्टेप में CH गैसियस बन गया था, उसको ब्रेक करेंगे, कार्बन गैसियस प्लस हाइड्रोजन गैसियस, और फोर्थ रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा या बॉन्ड एंथैल्पी आएगा वो आता है प्लस 347 किलो जूल पर मोल। तो आपने देखा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 चारों में हम CH बॉन्ड ही ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन चारों कंडीशन में चारों स्टेप में एंथैल्पी चेंज अलग अलग है। प्लस 427 प्लस 439 प्लस 452 प्लस 347। और जब हम चारों स्टेप को ऐड कर देंगे तब क्या होगा, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, CH3 कॉमन है, कैंसिल हो गया, CH2 कॉमन है, जो दोनों साइड है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, कैंसिल हो गया, CH कॉमन है, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, CH4 गैसियस गिव्स C गैसियस प्लस 4H गैसियस, राइट। और हम इन चारों को जब ऐड कर देंगे तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन आ जाएगा 1665 किलो जूल पर मोल। तो मैथेन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन आता है वो इन सभी को ऐड करने के बाद आता है, और वो कितना आता है 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, तो हम ये कह देंगे कि जो फर्स्ट स्टेप का एंथैल्पी चेंज था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों स्टेप का था, उनको ऐड करने के बाद एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन आया, और वो कितना आया 1665 किलो जूल पर मोल। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट स्टेप, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकंड स्टेप, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ थर्ड स्टेप एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ फोर्थ स्टेप, इन चारों को जब हम ऐड करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन आ जाता है, वो आता है 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, देयरफॉर अब हमें एंथैल्पी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज एंथैल्पी कैसे आती है, वो आती है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन अपॉन n। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, कितने स्टेप यहां पे इन्वॉल्व्ड हैं। अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, CH बॉन्ड की एवरेज एंथैल्पी, वो कितना आएगा, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन अपॉन 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेप रिक्वायर्ड हुए, टोटल n कितना है 4, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन अपॉन 4 कर देंगे। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कितना आ रहा है 1665 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 416 किलो जूल पर मोल। तो मैथेन के अंदर जो CH बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितनी आएगी, 416 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड में जब एक जैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनका जब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालना हो तो आप एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन को n से डिवाइड कर देंगे। n क्या होगा, जितने स्टेप्स चाहिए उस मॉलिक्यूल को कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो स्टेप्स का यहाँ पे जिक्र होगा, वो n की वैल्यू हो जाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन को n से डिवाइड करने के बाद आपके पास एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने मैथेन के अंदर CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का कैलकुलेशन देखा। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। जैसे कि स्टूडेंट्स हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सब जगह पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही लिखा जाता है एंथैल्पी चेंज के दौरान, लेकिन दो ऐसी एंथैल्पी का जिक्र होगा जहां पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। एक है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जहां पे आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट करने के लिए, और दूसरा है बॉन्ड एंथैल्पी, जहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेट करते हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो। ठीक है,
तो दो एंथैल्पी का आप हमेशा ध्यान रखोगे, बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यही बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच आर नॉट एंड बॉन्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और बॉन्ड एंथैल्पी में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में। तो क्या कहेंगे, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच आर नॉट एंड द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर एज फॉलोज। कैसे रिलेशन है दोनों में, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, ध्यान रखना है, राइट। सो डेल्टा एच आर नॉट क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबमिशन डेल्टा एच रिएक्टेंट बॉन्ड क्या है, टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह से सबमिशन डेल्टा एच बॉन्ड प्रोडक्ट क्या है, टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस देखते हैं, कैसे होता है, कैसे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो कि इस फॉर्मूले को बेस्ड होगा, इस फॉर्मूले को उसमें यूज किया जाएगा, राइट। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, एक तरफ आपकी तरफ लिखा, एक तरफ एक कॉलम में लिखे हैं बॉन्ड और दूसरी तरफ है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड जैसे है N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी है 945 किलो जूल पर मोल। H सिंगल बॉन्ड H, इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी है 436 किलो जूल पर मोल। और N सिंगल बॉन्ड H, इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी है 391 किलो जूल पर मोल। इन डाटा की बेसिस पे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, अब जैसा कि आपके सामने क्लियर है, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। रिएक्टेंट कौन है, N2 और H2। N2 के अंदर कौन से बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N। H2 में कौन सा है, H सिंगल बॉन्ड H। और प्रोडक्ट में क्या है, NH बॉन्ड, वो भी दे रखा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनकी बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है। आपको यहां से इन डाटा की हेल्प से एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच आर कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए -89 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी -93 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी -105 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन डी +105 किलो जूल पर मोल। अब देखिए इसका आंसर और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने रिएक्शन लिख दी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, राइट। N2 गैस के अंदर क्या प्रेजेंट है, 1 मोल N ट्रिपल बॉन्ड N। H2 गैस के अंदर क्या प्रेजेंट है, H सिंगल बॉन्ड H और इसके 3 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और NH3 के अंदर 3 NH बॉन्ड्स हैं, राइट। और ऐसे मल्टीप्लाई हमने 2 कर दिया है, 2 मोल्स ऑफ NH3 गैस हैं, तो हमारे पास टोटल 6 मोल्स ऑफ NH बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो पहले तो स्टूडेंट्स हमें बॉन्ड्स के नंबर की काउंटिंग पता होनी चाहिए अच्छे से। तो N2 के अंदर 1 मोल ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N है, H2 के अंदर 3 मोल्स ऑफ H सिंगल बॉन्ड H है और NH3 के अंदर 3 सिंगल बॉन्ड NH है, 3 NH सिंगल बॉन्ड है और उसके साथ मल्टीप्लाई आपने 2 से किया है, कोफिशिएंट 2 है, इसलिए टोटल 6 मोल्स ऑफ NH बॉन्ड आ जाएंगे, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो हम पहले लिख देते हैं कौन कौन रिएक्टेंट हैं, कौन कौन प्रोडक्ट हैं और उनके कितने मोल्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा एंथैल्पी चेंज ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड, एंथैल्पी चेंज ऑफ H सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड और यहाँ पे 3 मोल्स हैं, माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ N सिंगल बॉन्ड N बॉन्ड और इसके 6 मोल्स हैं। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N की वैल्यू है 945, H सिंगल बॉन्ड H की वैल्यू है 436, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा क्योंकि 3 मोल्स ऑफ H सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड है। NH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है 391 मल्टीप्लाइड बाय 6 और आपके पास यूनिट्स हैं किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। वैल्यूज पुट करने के बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। 945 एज इट इज रहेगा, 3 को 436 से मल्टीप्लाई कर दिया 1308 आ जाएगा, 6 को 391 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है ही है 2346 2346 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ऐड कर देते हैं 945 को 1308 के साथ, यह आ जाएगा 2253 माइनस 2346 किलो जूल पर मोल,
बड़ी यूनिट माइनस में है, छोटी यूनिट प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा -93 किलो जूल पर मोल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी विच सेज -93 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आपने देखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमने उसकी बात की एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को समझा, एग्जाम्पल के साथ उस कंसेप्ट को क्लियर किया। फिर हमने बॉन्ड एंथैल्पी की बात की, उसमें हमने दो टाइप को समझाया एग्जाम्पल्स के साथ। पहले हमने देखा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर हमने बात की एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, और दोनों टाइप के एंथैल्पी को हमने एग्जाम्पल से क्लियर किया। और फिर हमने उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है, उस कंसेप्ट को हमने क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर किया। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया है, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, और ताकि हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं 11th क्लास का, 12th क्लास का, नीट का, जेई का, वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जो भी 11th क्लास के, 12th क्लास के, नीट के, जेई के वीडियोज़ अवेलेबल हैं उनको देखिए, और जो भी वहाँ पर आपको क्वेरी आती है वो कमेंट सेक्शन में मैंशन करें, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।